जय हिंद फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ग्लोब, मानचित्र, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। सबसे पहले देखेंगे ग्लोब। ग्लोब क्या है, ग्लोब कितने प्रकार के होते हैं, ग्लोब का आविष्कार सर्वप्रथम कब और किसने किया था। उसके बाद देखेंगे मानचित्र, मानचित्र क्या है और ग्लोब और मानचित्र में क्या अंतर है। उसके बाद अक्षांश और देशांतर रेखा कॉन्सेप्ट के साथ विस्तार से अध्ययन करेंगे हम लोग। तो आइए बने रहिए वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक, और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी समस्या होगी समाधान हो जाएगा, और कोई भी प्रश्न एग्जाम में अगर आता है तो आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ग्लोब। ग्लोब क्या है, देखिए ग्लोब एक पृथ्वी का लघु प्रतिरूप है जिसकी मदद से हम लोग पृथ्वी के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। देखिए ग्लोब का आविष्कार सर्वप्रथम मार्टिन बीहम ने किया था, जो जर्मनी के थे। 1492 ईस्वी में मार्टिन बीहम ने ग्लोब का आविष्कार किया। देखिए जब से दिखा गया ना तो पृथ्वी गोल दिखा, जिसके आधार पर मार्टिन बीहम ने एक गोलाकार आकृति पर एक पेंटिंग कराई, और जिस पेंटर की मदद लिए थे वो पेंटर का नाम था जॉर्ज ग्लोकेंडॉन। मतलब जॉर्ज ग्लोकेंडॉन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने फर्स्ट बार ग्लोब को पेंटिंग किए थे। तो इस तरह से मार्टिन बीहम ने 1492 ईस्वी में पेंटर जॉर्ज ग्लोकेंडॉन की सहायता से फर्स्ट ग्लोब का आविष्कार किया। देखिए ग्लोब, ये जो पृथ्वी जो है ना, आकाश से जब देखा गया पृथ्वी गोल दिखा, जिसके वजह से उन्होंने इसका नाम ग्लोब रखा। ग्लोब एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गोलाकार, जिसका हिंदी अर्थ होता है गोलाकार। देखिए ग्लोब के प्रकार देखते हैं। ग्लोब मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक होता है स्थलीय ग्लोब और दूसरा आकाशीय ग्लोब। देखिए स्थलीय ग्लोब जो होता है ना, इसका प्रयोग हम लोग सबसे अधिक करते हैं। देखिए जैसे ये ग्लोब है, ये ग्लोब स्थलीय ग्लोब है, ठीक है, जिसमें हम लोग स्थल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और उसके बाद से होता है आकाशीय ग्लोब, जिसमें हम लोग आकाशीय पिंडों और खगोलीय पिंडों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए ये जो स्थलीय ग्लोब होता है इसका प्रयोग सबसे अधिक हम लोग करते हैं। और देखिए यह ग्लोब बिल्कुल पृथ्वी के आकार के दिखता है, पृथ्वी की भांति दिखता है, और इसके अंदर किसी भी देश के राज्य, नदियाँ, पर्वत, पठार आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और आकाशीय ग्लोब जो होता है, देखिए इस ग्लोब के अंदर हम लोग खगोलीय पिंडों की जानकारी प्राप्त करते हैं और इसकी मदद से खगोल के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो देखिए हम लोग देखें जो ग्लोब का आविष्कार जो है 1492 ईस्वी में मार्टिन बीहम ने किए थे, और ये ग्लोब मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, स्थलीय ग्लोब और आकाशीय ग्लोब। अब देखते हैं मानचित्र। देखिए मानचित्र क्या है, तो देखिए पृथ्वी की सतह या किसी भाग को पैमाने के माध्यम से सपाट पृष्ठ पर खींचा गया चित्र मानचित्र कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि यह समतल पृष्ठ है, इस पर अगर हम लोग किसी भी भाग का, किसी भी हिस्से का एक चित्र बनाते हैं और स्केल के माध्यम से, मैंने पैमाने के माध्यम से माप करके, पैमाने के मापदंड के आधार पर, तो उसको बोलेंगे मानचित्र। तो इस तरह से देखिए मानचित्र क्या है, तो मानचित्र पृथ्वी की सतह या किसी भाग को पैमाने के माध्यम से सपाट पृष्ठ पर खींचा गया चित्र जो होगा वही मानचित्र होगा। और इसकी मदद से देखिए इस मानचित्र का प्रयोग जो होगा देश के, किसी भी देश के राज्य, गांव या शहर या किसी भी विशेष क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी देता है मानचित्र। अब देखिए, अब हम लोग देखें ग्लोब भी तो जानकारी देता है भूभाग के ही बारे में, मानचित्र भी देता है, लेकिन मानचित्र और ग्लोब में अंतर क्या है ये हम लोग देखते हैं। देखिए ग्लोब जो होता है ना, ग्लोब में केवल पूरी पृथ्वी को दिखाया जा सकता है। मतलब ग्लोब बनेगा तो पूरे पृथ्वी के आकार का बनेगा, लेकिन मानचित्र जो होगा यह पूरी पृथ्वी की, ये मानचित्र जो है पूरी पृथ्वी का बन सकता है या पृथ्वी के किसी एक विशेष भाग का भी बन सकता है। देखिए इसमें यह पृथ्वी का सही आकार को दिखाता है। यानी कहने का मतलब ग्लोब हम लोग देखेंगे तो लगेगा कि एकदम पृथ्वी हम लोग देख रहे हैं, यानी पृथ्वी जैसे गोल आकार का है उस तरह से ग्लोब भी गोल आकार का है। यानी ग्लोब जो होता है पृथ्वी के सही आकार को दिखाता है, लेकिन मानचित्र सही आकार को नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि ये होता है समतल होता है, सपाट होता है, जिसके वजह से यह पृथ्वी के आकार को, सही आकार को वर्णित नहीं कर पाएगा। उसके बाद से देखिए ग्लोब जो होता है, ग्लोब की मदद से हम लोग विश्व के छोटे छोटे क्षेत्रों को विस्तार से अध्ययन नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी पर जो भी छोटे छोटे क्षेत्र है उसको हम लोग अगर विस्तार से अध्ययन करना चाहें तो ग्लोब की मदद से नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग को मदद लेना पड़ेगा मानचित्र का। तो देखिए ये मानचित्र जो होता है इसमें विश्व के छोटे छोटे स्थल का विस्तार से अध्ययन हम लोग कर सकते हैं। यानी मानचित्र की मदद से हम लोग छोटे से छोटे क्षेत्रों का विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अंतर देखते हैं हम लोग इसमें। देखिए कि यह बड़ा होता है,
ग्लोब जो होता है, ग्लोब बड़ा और गोलाकार होता है, जिसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन वही जो देखते हैं इसको मानचित्र जो होता है, मानचित्र समतल और सपाट होता है, जिसकी वजह से इसको फोल्ड करके एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। तो इस तरह से हम लोग देखें ग्लोब और मानचित्र में अंतर। तो सबसे पहले हम लोग देखें, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखिए ग्लोब का आविष्कार किसने किया था? तो मार्टिन बीहम जो जर्मनी के थे। कब किए थे? 1492 ईस्वी में। फर्स्ट बार जो ग्लोब को पेंटिंग किए थे वो थे जॉर्ज ग्लोकेंडाउन, ठीक है, यानी जॉर्ज ग्लोकेंडाउन द्वारा फर्स्ट बार ग्लोब को पेंटिंग किया गया था। ग्लोब में अंतर देखें हम लोग तो स्थलीय ग्लोब और आकाशीय ग्लोब। उसके बाद से देखें हम लोग मानचित्र क्या है और ग्लोब और मानचित्र में अंतर, ये हम लोग कंप्लीट किए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ग्लोब और मानचित्र को देखने के बाद अब हम लोग देखेंगे अक्षांश रेखाएं, यानी लैटिट्यूड लाइन। देखिए अक्षांश रेखा जो होता है, ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है और यह ग्लोब पर समानांतर होती है। जैसे देखिए हम एक ग्लोब की आकृति बनाते हैं। देखिए ग्लोब है। अब यहाँ देखते हैं हम, यह उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, यह पश्चिम हुआ, यह पूर्व हुआ। यहाँ से पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक रेखा लिए हम, पश्चिम से पूर्व की तरफ एक रेखा खींचे जो 0 डिग्री है। इसको 0 डिग्री अक्षांश लिए। देखिए यह 0 डिग्री अक्षांश जो होता है, यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी पूरे भूभाग को बांटता है। और ये जो होता है, यह इसके उत्तर की तरफ जो होता है, इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। और जो दक्षिण की तरफ होता है, इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। देखिए, और यह जो अक्षांश रेखाएं होती है पूरे ग्लोब पर 1-1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई है। यानी देखिए एक डिग्री के अंतराल पर है। जैसे ये अक्षांश रेखा हुआ, 1 डिग्री के अंतराल पर, 1-1 डिग्री के अंतराल पर 0 डिग्री अक्षांश से लेकर के, और यह समानांतर होते हुए, मतलब एक दूसरे के समानांतर ही रहेगी, और यह ध्रुव तक गई है। फिर उसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में भी 1-1 डिग्री के अंतराल पर ये रेखाएं खींची गई है। 1-1 डिग्री के अंतराल पर ये रेखाएं हैं। अब यह चूंकि समानांतर है तो सभी जगह इसकी दूरियां समान होगी, और ये दोनों के बीच की दूरी, यानी 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो होगा वह होगा 111 किलोमीटर। मतलब 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर, और 2 अक्षांश रेखाओं को बीच की दूरी को हम लोग जोन कहते हैं, यानी 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को जोन के नाम से जानते हैं। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो देखिए संख्या पर हम लोग चलते हैं, मतलब अक्षांश रेखाओं की संख्या कितना होगा ग्लोब पे। तो देखिए ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर की तरफ चलेंगे और यहाँ पर 90 डिग्री तक, यहाँ नीचे 90 डिग्री तक। तो देखिए 0 डिग्री से जब चलेंगे, चूंकि 1-1 डिग्री के अंतराल पर है, तो टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या होगा 90। और नीचे की तरफ चलेंगे तो ये भी 1-1 डिग्री के अंतराल पर है, तो टोटल अक्षांश संख्या होगा 90। इस तरह से देखिएगा कि उत्तरी गोलार्ध में टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितना हुआ 90, दक्षिणी गोलार्ध में हुआ 90, अब +1 जो होगा यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जिसे भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, ये एक इसकी संख्या होगी। इस तरह से टोटल संख्या इसको हम लोग देखेंगे तो हो जाएगा 181। मतलब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? तो 181 है। ठीक, अब देखिए, अब पॉइंटेड बात यह है कि अगर ये ध्रुव है, ये ध्रुव है, अगर इस ध्रुव को, दोनों ध्रुवों को अगर हम लोग रेखा ना मान करके बिंदु मान लेते हैं, मतलब इसको ध्रुव को रेखा ना मानते हैं और बिंदु मानते हैं, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी? तो देखिए, तो अगर हम लोग 0 डिग्री अक्षांश पर 0 डिग्री के अंतराल पर 1-1 अक्षांश रेखा खींचे थे तो इस तरह से 90 हुआ था। लेकिन जब हम लोग इसको रेखा ना मान करके बिंदु मान लिए, तब उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? देखिए उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा 89 अब प्लस, देखिए अब उत्तरी गोलार्ध में 89 और दक्षिणी गोलार्ध में 89, यानी हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में 89 और दक्षिणी गोलार्ध में 89, अब प्लस में 1 जो होगा 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब हम लोग इसको टोटल योग करेंगे तो टोटल संख्या इसका आएगा 179, यानी 179 अक्षांश रेखा।
कब? जब दोनों ध्रुवों को हम लोग रेखा ना मान करके बिंदु मानते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देखें। तो आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा। देखिए, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा में चलते हैं। देखिए, ये ग्लोब है। देखिए, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जैसा कि अभी हम बताएं, ये नॉर्थ साउथ। देखिए, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर के नाम से जाना जाता है। देखिए, अब इसके ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है, फिर नीचे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है, उसको बोलते हैं कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और नीचे जो होता है वो होता है ये जो 23.5 डिग्री अक्षांश जो होता है, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में, ये हो जाएगा मकर रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, देखिए, तो ये हम लोग देखें कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा हुआ, उसके उत्तर की तरफ जाएंगे तो 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा जो होता है वहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, इंग्लिश में इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जाना जाता है। और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश में आए, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश में आएंगे तो इसको मकर रेखा कहेंगे, इंग्लिश में इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहेंगे। देखिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं एक और यहाँ पर अक्षांश रेखा। देखिए आप लोग, ये भी यहाँ देखिए, ये उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री अगर उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे अक्षांश रेखा में, तो ये कहलाएगा आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक रेखा या वृत्त। और दक्षिणी गोलार्ध में आएंगे तो यहाँ 66.5 डिग्री जो होगा अक्षांश रेखा, ये कहलाएगा अंटार्कटिक रेखा या वृत्त। इस तरह से देखिए, ये जो अक्षांश रेखाएं हैं हम लोग देखें, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा जो होती है, देखिए इसमें कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री पर है, मकर रेखा जो 23.5 डिग्री पर है, और आर्कटिक रेखा या वृत्त ये 66.5 डिग्री पर, और अंटार्कटिक रेखा या वृत्त 66.5 डिग्री पर। अब यहाँ देखिए, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि इस दिन कर्क रेखा पर सूर्य एकदम ऊपर की तरफ होता है। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा जो होता है, इस पर मकर रेखा पर सूर्य जो होता है डायरेक्ट ऊपर की तरफ होता है, जिसकी वजह से दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। देखिए, और ये जो भूमध्य रेखा होता है, जिसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं, यह जो है, देखिए यह कुछ मुख्य देश जो है इस पर है, जिससे प्रश्न हमेशा बनता है, वो है देखिए कोलंबिया, ब्राज़ील, मालदीव और इंडोनेशिया। इसको आप लोग याद रखेंगे, यहीं से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर जो महत्वपूर्ण देश है वो है कोलंबिया, ब्राज़ील, मालदीव और इंडोनेशिया। देखिए, कर्क रेखा पर भी बहुत सारे देश हैं और मकर रेखा पर भी है, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर भी और सारे देश है। इसके लिए ट्रिक के माध्यम से अलग वीडियो बना करके उसको हम याद करवा देंगे। पहले यहाँ देखिए, आप इसमें देखिए, अब देखिए, एक अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों अक्षांश रेखाएं गुजरती है। कौन कौन? तो कर्क रेखा, भूमध्य रेखा जिसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं, और मकर रेखा। तीनों रेखाएं, वो एकमात्र महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं वहाँ से गुजरती है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा अक्षांश रेखाओं पर। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद देखेंगे देशांतर रेखा। और देशांतर रेखा इसको अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके बाद हम देशांतर रेखा पढ़ते हैं।
अक्षांश रेखाओं के बाद अब हम लोग देखेंगे देशांतर रेखा यानी लॉन्गिट्यूड लाइन। देखिए देशांतर रेखा क्या होता है, गोलोक पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होता है उसे देशांतर रेखा कहते हैं। जैसे देखिए हम गोलोक की आकृति बनाते हैं, ये उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, देखिए ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली ये जो रेखा है यह कहलाएगा देशांतर रेखा। या देखिए ये है देशांतर रेखा, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली ये जो काल्पनिक रेखा है इसी को बोलेंगे देशांतर रेखा। और यह रेखा जो होता है वह 1-1 डिग्री के अंतराल पर खींचा गया है, 1-1 डिग्री के अंतराल पर है। देखिए पश्चिम पूर्व। अब ये हो गया आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं। देखिए जो विषुवत जो देशांतर रेखा होता है ना वह 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी विषुवत रेखा से जैसे ध्रुव की तरफ चलेगा तो इसकी बीच की दूरी घटते जाती है। यानी विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती है और ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ आने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ते जाती है। वैसा ही जब हम लोग दक्षिण ध्रुव की तरफ भी चलेंगे तो विषुवत रेखा से जब ध्रुव की तरफ चलेंगे तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घट रहा है और फिर इधर से जब हम ध्रुव की तरफ विषुवत रेखा की तरफ चलेंगे तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ेगा। यानी सबसे अधिक देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो होता है वह भूमध्य रेखा पर होता है। यानी भूमध्य रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे अधिक होता है। और वह होता कितना है तो देखिए 111.32 किलोमीटर। यानी 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे अधिक विषुवत रेखा पर होता है और उसके बीच की दूरी वहाँ होती है 111.32 किलोमीटर। और इसको इन दोनों के बीच की दूरी का नाम जाना जाता है वो है गोरे। यानी 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। अब हम लोग इसमें चर्चा करेंगे संख्या के बारे में, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है। तो देखिए संख्या को समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। देखिए ये हम एक पेज पर मार्किंग किए हैं। देखिए ये 0 डिग्री ये देशांतर रेखा है, यहाँ से ये पूर्वी देशांतर है, ये पश्चिमी देशांतर है। और इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर। देखिए जैसे कि ये पेज देख रहे हैं, मान लीजिए कि ये ग्लोब पर था, इसको हमने खोल दिया, ग्लोब को खोल दिया। ये बीच में जो आप लोग लाइनिंग दिख रहा है ये दिख रहा है 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर है। और इधर से हम लोग जैसे बढ़ते हैं तो 1-1 डिग्री के अंतराल पर 1-1 लाइनिंग खींचा गया है, ठीक है। और ये लाइनिंग गया है 180 यानी 180 डिग्री। फिर इधर से चलते हैं तो 180 डिग्री। देखिएगा आप दोनों साइड 180 डिग्री दिख रहा है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अब होता क्या है, देखिए हम लोग जब इसको ग्लोब पर इसको चिपकाएंगे तो यह दोनों लाइनिंग जो होगा 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, दोनों एक दूसरे पर हो जाएगा। यानी दोनों मिलकर के एक ही लाइन बनाएगा। यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो 180 डिग्री है यह 2 साइड दिख तो रहा है 2, लेकिन यह जब आएगा तो मिलेगा तो एक ही लाइन बनाएगा, ठीक। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अब हम दोनों लाइनों को काउंटिंग नहीं करते हैं। यानी 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर को काउंटिंग नहीं करते हैं। तो उस तरह से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से जब हम लोग चलेंगे तो 1-1 डिग्री के अंतराल पर 179, 1-1 डिग्री के अंतराल पर यहाँ चला तो 179। यानी कहने का मतलब कि 179 देशांतर रेखा इधर और 179 देशांतर रेखा इधर, ठीक है। अब देखिए इसको संख्या को हम लोग देखते हैं। देखिए 0 डिग्री देशांतर से जब हम लोग पूरब की तरफ चले तो पूर्वी देशांतर की तरफ चले तो यहाँ हो गया 179 और पश्चिम की तरफ चले तो 179, ठीक। और 2 लाइनिंग जैसे कि यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो था वह दोनों मिलकर के एक जो हुआ वह एक हुआ, ठीक है। उसके बाद से यह ग्रीनविच जो लाइन है यह एक, इसकी संख्या 1 हो जाएगी। इस तरह से टोटल आप जोड़ रहे हैं तो इसकी संख्या हो जाएगा 360 माने 360। यानी देशांतर रेखाओं की संख्या टोटल हो गया 360। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। अब देखिए अब यहाँ देखते हैं, अब इस पर हम लोग देखेंगे समय का निर्धारण कैसे होता है। समय का निर्धारण के लिए देखते हैं, देखिए समय निर्धारण में ये ग्रीनविच है,
यहाँ से जब हम लोग पूरब की तरफ चलेंगे ना तो समय बढ़ेगा, अब पश्चिम की तरफ चलेंगे तो घटेगा। ठीक, यानी ग्रीनविच से अगर 1-1 डिग्री के अंतराल पर हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं तो जितने बढ़ेंगे आगे उतना समय आगे बढ़ेगा, यानी बढ़ते जाएगा। आप पीछे की तरफ यानी पश्चिम की तरफ आएंगे तो समय घटते जाता है। अब यह घटता है तो किस अंतराल में घटेगा और 1 डिग्री पर कितना मिनट घटेगा, कितना मिनट बढ़ेगा, ये चीज़ की गणना हम लोग करते हैं। देखिए पूरे पृथ्वी जो है, पूरे पृथ्वी में जैसे हम लोगों ने देखा कि 360 देशांतर रेखा है। अब प्रत्येक जो है 1-1 डिग्री के अंतराल पर खींचा गया है, यानी पूरे पृथ्वी, अगर कहने का मतलब कि एक बार पृथ्वी घूम जाती है, ठीक है, तो पूरे 360 डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री पर घूम जाएगी और घूमेगी कितना देर में, तो 24 घंटा में। ठीक, अब हम लोग इसको देखते हैं कि देखिए 360 डिग्री 24 घंटा में, इसको मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से गुना कर देंगे। अब यहाँ देखिएगा आप, ये हो जाएगा 1440 मिनट, अगर गुणा करेंगे दोनों में 1440 आएगा। अब 1 डिग्री देखिए, ये 360 डिग्री में 1440 मिनट, तो 1 डिग्री में कितना मिनट होगा, तो 1440 बटा में 360, यानी यहाँ देखिए 1 डिग्री में हो गया 4 मिनट, 1 डिग्री में 4 मिनट। और इसी को हम लोग अगर 15 डिग्री ले चलते हैं तो क्या हो जाएगा, 15 गुणे 15 × 4 इक्वल टू हो जाएगा 60, यानी 1 मिनट, यानी 15 डिग्री बराबर 1 मिनट, सॉरी 1 घंटा। 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, यानी 1 मिनट में 1 डिग्री के अंतराल में 4 मिनट और 15 डिग्री के अंतराल में 1 घंटा। अब सोचिए कि ग्रीनविच है यहाँ पर ग्रीनविच पर अगर 12 बजा है, यानी 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, तो यहाँ ग्रीनविच में अगर 12 बज रहा है तो ग्रीनविच से पूरब की तरफ अगर 15 डिग्री के अंतराल 15 डिग्री देशांतर पर अगर कोई देश है तो वहाँ पर टाइमिंग कितना हो रहा होगा, तो 15 डिग्री अगर पूरब की तरफ जाएंगे तो चूंकि पूरब की तरफ जाने पर बढ़ता है तो क्या होगा, 15 डिग्री पर होता है 1 घंटा, तो 1 घंटा जुट जाएगा, तो यहाँ कितना बज रहा होगा, 1 बज रहा होगा। यहाँ 12 बज रहा है तो यहाँ ईस्ट में जाएंगे तो 15 डिग्री देशांतर पर 1 बज जाएगा, मतलब 1 PM। और इधर आएंगे पश्चिम की तरफ आएंगे अगर 15 डिग्री पर, तो यहाँ क्या होगा, 11 AM। ठीक, यानी अगर 12 बज रहा है ग्रीनविच पर तो हम लोग अगर कोई भी देश ग्रीनविच से अगर 15 डिग्री आगे है, मतलब पूरब की तरफ है, तो हो जाएगा कितना समय, 1 बजेगा, और पश्चिम की तरफ है तो 11 बजेगा। इसी तरह से इसी अंतराल में अगर मान लीजिए कि ग्रीनविच से कोई भी देश अगर 4 डिग्री आगे है, ठीक, 4 डिग्री आगे है तो 4 चौका 16 मिनट, अगर 15 डिग्री आगे है तो 60 मिनट, अगर 30 डिग्री आगे है तो 2 घंटा, यानी कहने का मतलब इसी अंतराल में बढ़ता है। तो हमारा जो देश है भारत, वह ग्रीनविच मीन टाइम से हमारा देश जो है 82.5 डिग्री आगे है, मतलब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की तरफ है, तो 82.5 डिग्री इसको माना जाता है। जब इसको हम लोग 82.5 को जब हम लोग गुणा करेंगे 4 से, तो हम लोग को निकल के आएगा 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट। यानी कहने का मतलब है कि हमारा भारत जो है ग्रीनविच से 82.5 डिग्री पूरब की तरफ है, यानी आगे है, ठीक है, यानी 5.5, इसका जो टाइमिंग जो होगा वो कितना होगा, ग्रीनविच की टाइमिंग से 5.5 घंटा आगे होगा भारत का समय, ठीक है। और भारत का समय जो है जो मानक समय रेखा जो है वह 82.5 डिग्री रखा गया है। क्यों रखा गया है इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में कर लेंगे। और देखिए पहले हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। तो देखिए यहाँ टाइमिंग के लेकर के हम लोग समस्या समाधान हो गया, यानी 1 डिग्री में 4 मिनट और 1 डिग्री में 4 मिनट कैसे आएगा समझ गए, और 15 डिग्री में 1 घंटा। तो इस तरह से हम लोग देखें इसकी संख्या यानी देशांतर रेखाओं की संख्या के बारे में, और अगर 1-1 डिग्री के देशांतर रेखा पर कितनी समय बढ़ता है घटता है, इस सब चीज़ की हम लोगों ने चर्चा की। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है देशांतर रेखाओं से रिलेटेड।
थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान यामियोत्तर एवं प्रधान मध्याह्न या ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा का विभिन्न नाम है। अब देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग समय निर्धारण में किया जाता है, इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। और 180 डिग्री जो देशांतर रेखा होता है उसका प्रयोग तिथि निर्धारण में किया जाता है, इसलिए इसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा पर जो देश है जो अंटार्कटिका को छोड़ करके 8 देश है। देखिए यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, घाना, माली, बुर्किना फासो, ठीक है, टोंगो, ये सब देश है। ठीक है, अब इस देश को देखिए, यह देश जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा पर। इसको हम लोग याद कैसे करेंगे? देखिए इसको याद करने के लिए एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। होता क्या है कि हम लोग याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, ठीक है, लेकिन ट्रिक से अगर याद रखेंगे तो हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रिक देखेंगे। देखिए ट्रिक जो इसका है, टैग मी BSF, यहाँ लिखते हैं टैग मी BSF। ठीक है, ये ट्रिक याद रखेंगे, टैग मी BSF। इससे आपको 0 डिग्री देशांतर रेखा पर जितने देश स्थित है वह याद हो जाएगा। देखिए टैग से हो जाएगा टोंगो, टी से ए से हो जाएगा अल्जीरिया, जी से हो जाएगा घाना, एम से हो जाएगा माली, ई से हो जाएगा इंग्लैंड, देखिए यूके समझेंगे इंग्लैंड से। ठीक है, बी से हो जाएगा बुर्किना फासो, एस से हो जाएगा स्पेन, एफ से हो जाएगा फ्रांस। इस तरह से हम लोग ट्रिक की मदद से हम लोग याद रखेंगे 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है इस पर कौन कौन से देश स्थित है। अंटार्कटिका को याद रखेंगे और बाकी जो देश है याद रखेंगे इस पर क्या, टैग मी BSF। टैग मी BSF याद रखेंगे, हम लोगों को कंप्लीट रहेगा पूरा। ठीक है, यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, घाना, माली, टोंगो, बुर्किना फासो और अंटार्कटिका एक है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको याद कर लिए, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा कर्क रेखा को अल्जीरिया में, यानी हम लोग देखे थे जो अक्षांश रेखा, ठीक है, तो ये कर्क रेखा था, यह विषुवत रेखा था और यह मकर रेखा था। तो इस कर्क रेखा को अल्जीरिया में और ये भूमध्य रेखा को गिनी की खाड़ी में और यह मकर रेखा को अटलांटिक महासागर में प्रतिच्छेद करती है। यानी अगर ऐसे चल रही है तो यहाँ यह कर्क रेखा है तो इसको अल्जीरिया में, इसको गिनी की खाड़ी में और इसको अटलांटिक महासागर में प्रतिच्छेद करती है। कौन? 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया? देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 ईस्वी में किया गया था। वाशिंगटन में एक बैठक हुआ जिसमें 26 देशों ने भाग लिया। उसके अध्यक्ष था अमेरिकी राष्ट्रपति C. आर्थर के द्वारा किया गया था। और उस समय अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री और 0 डिग्री देशांतर को मतलब मान्यता मिली। और उस समय से हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को तिथि रेखा के रूप में और 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है, देशांतर रेखा जो है ग्रीनविच से जो गुजरती है उसको मानते आते हैं। ठीक है, देखिए तो इस तरह से हम लोग पूरे कंप्लीट किए ग्लोब, मानचित्र, अक्षांश और देशांतर को। ठीक है, और इसके बाद जो भी मतलब इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग भारत जो है अक्षांश रेखा, भारत जो है देशांतर रेखा में कैसे ग्रीनविच से आगे है, क्यों 82.5 डिग्री माना गया है उसको, और क्यों वो जो है मतलब एक ही जो एक लाइनिंग एक जो है भारत का समय जो समय तिथि रेखा माना गया है, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे वीडियो देखने के लिए कमेंट भी कीजिए थोड़ा समय निकाल करके। ठीक है, जय हिंद।